गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में पढ़ेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SDLC भी बोलते हैं। SDLC का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अब सबसे पहला बात तो ये आता है यहाँ पे कि सर हम इस टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है इस टॉपिक को पढ़ने का। अगर हम नहीं पढ़ें तो फिर क्या नुकसान हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, और अगर पढ़ें हम तो क्या बेनिफिट मेरे साथ हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद वो रीजन्स बताएंगे जिसके कारण आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SDLC कहते हैं, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हुई क्या कि क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया। तो एक्चुअली जो SDLC जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक फ्रेमवर्क है। काहे के लिए फ्रेमवर्क है, तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल किस तरीके से चलता है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब जैसे हम लोग जनरली साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, है ना, इसी तरीके से अलग अलग साइकिल पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर साइकिल का कैसे ये प्रोसेस होता है, मतलब पहले स्टेप में हम कौन सा करेंगे। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो पहला काम इनिशिएट कहाँ से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर पहला जैसे प्लानिंग इसमें करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में कौन सा होगा, थर्ड में कौन सा होगा, फोर्थ में कौन सा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये है। अब दूसरी बात है ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या हुआ, तो ये एक फ्रेमवर्क हुआ जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बारे में सीखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, SDLC क्या है, एक प्रोसेस है जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा, क्यों, डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। किसको, तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को। अगर आप एक क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए बहुत चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है सॉफ्टवेयर के फील्ड में कि टाइम एंड बजट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप कस्टमर से प्लानिंग के समय ही आप कस्टमर से डील किए हैं कि आपको हम 2 या 3 महीने में प्रोजेक्ट आपको बना के सबमिट कर देंगे। अब मान लीजिए अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर डिले होगा, जिसके कारण आपका क्रेडिट ख़राब हो सकता है। सेकेंड नंबर बात ये है, ये तो टाइम की बात हो गई। सेकेंड नंबर बात है बजट। अगर हम प्रॉपर प्लान तरीके से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बजट भी मेरा डिसबैलेंस हो जाएगा। उस समय में कस्टमर जो है आपका वो डिनाई कर जाएगा सॉफ्टवेयर लेने से। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम अपने घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने से पहले प्लान करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये आदमी करेगा, ये दूसरा वर्क है ये किसी और को असाइन करते हैं, तीसरे वर्क को किसी और को असाइन कर देते हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर के होते हैं उन लोगों को। उसके बाद हम लोग बजट भी असाइन करते हैं कि डेकोरेशन पे हमको इतना खर्च करना है, इस बजट पे हमको जैसे क्लॉथिंग का करना है, कपड़े खरीदने के लिए तो उसका इतना करना है, फूडिंग पे हमको इतना करना है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हम बजट डिसाइड कर लेते हैं ताकि मेरा बाद में बजट डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। और एक टाइम स्लॉट भी हम डिसाइड करते हैं कि इतने से इतने तारीख के बीच में मेरा डेकोरेशन का वर्क हो जाना चाहिए, इतने तारीख को मेरा फूडिंग का वर्क हो जाना चाहिए, इतने तरीके को हम मार्केटिंग करेंगे, है ना, एंड सो ऑन। ठीक उसी तरीके से हम लोग अगर एक क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस सारे बातों को हम ध्यान में रखेंगे, है ना, स्पेशली टाइम एंड बजट को। तीसरा नंबर है क्या, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले कौन सा पढ़ते थे हम लोग, MKS पढ़ते थे, है ना। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया है में वर्क किया जाता है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर लेते थे, है ना, इसी तरीके से अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लेते थे। बाद में चल के क्या आया, बाद में फिर उसको इन्हांस किया तो CGS सिस्टम आया। अभी जो हम लोग का चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अभी जो हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है आपका, एक्चुअली जब शुरू में जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या आया, सबसे पहले फिजिक्स में आया FPS, फुट पाउंड सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं। सेकेंड नंबर चल के आया, क्या आया, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और थर्ड नंबर जो अभी करंट में चल रहा है जिसको हम लोग SI स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, किसके लिए, टाइम के लिए,
मेजरमेंट के लिए एंड सो ऑन, अलग अलग चीज़ों के लिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट इससे ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एग्जिस्टेंस है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो ये वैरी नहीं करेगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे आस्की कोड। आस्की कोड क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बताइए किसी आदमी को अगर नॉलेज में है तो। आस्की कोड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आस्की क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर दिया गया। जैसे कंप्यूटर जो है अपना, वो कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लेवल लैंग्वेज समझता है। अगर उसमें कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कराना होगा तो हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ वैल्यू असाइन कर दिया गया है ना, कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स है उसके लिए भी वैल्यू असाइन कर दिया गया, जिसको फिक्स एक यूनिट ने मिलकर किया, जिसका नाम है आस्की। ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी जब हम लोग SDLC की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ISO और IEC, ये दोनों मिलके 1220007 ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ प्रोसेस का जितना भी टास्क होगा है ना, ये सारे चीज़ को ये डिफाइन करता है जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस किसी इंडस्ट्री के अंदर में करते हैं तो। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं आगे वो कौन सा रीजन्स है जिसके कारण हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर है आपका रीजन्स फॉर यूजिंग SDLC। इसमें 4 पॉइंट में हम इसको डिवाइड किए हुए हैं। पहला पॉइंट कहता है प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड शेड्यूलिंग। आपको जो हम अभी बता रहे थे SDLC पढ़ने में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ अहम रोल प्ले करता है जिसके कारण हम SDLC को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। वो क्या चीज़ है? बजट एंड टाइम, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो पहला पॉइंट ये कहता है अगर हम SDLC के अकॉर्डिंग, एक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उससे क्या होगा, एक मेरा प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगा और कॉस्ट भी एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। किस तरीके से शेड्यूलिंग करना, मतलब किस तरीके से एक के बाद एक काम को परफॉर्म करना है। जैसे पहला काम फिनिश किया तो दूसरा होगा, दूसरा कौन सा काम होगा, दूसरे फिनिश करने के बाद तीसरा कौन सा हम काम स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑर्डर देना, इसको शेड्यूलिंग कहते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ये सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, एक्टिविटीज़ एंड डिलीवरेबल्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं जैसा कि पहले पॉइंट में कह रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा मेरा कि टाइम टू टाइम, जैसे पहले है ना, जैसे SDLC को बांटा गया है अलग अलग स्टेप्स में। पहले स्टेप हम टाइम के अकॉर्डिंग भी सेट करते हैं कि जैसे पहला जो प्रोसेस होगा, पहला स्टेप जो होगा उससे अगर हम उसको 1 महीने के लिए सेट करते हैं तो दूसरा कितने दिनों के लिए होगा, तीसरा कितने दिनों के लिए होगा। उसके अलावे इसमें से बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे प्रोजेक्ट जब हम मॉडल की बात करेंगे तो टाइम निकालने के लिए ये हम प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन किस ढंग से सेट करें, या हम अपने प्रोजेक्ट को किस ढंग से हम रन करें, या किस ढंग से हम उसमें SDLC लगाएं, कौन से मॉडल के ऊपर में मेरा प्रोजेक्ट जाएगा, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो अगर आप SDLC को यूज़ करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर डायरेक्ट आप लोग डेवलप करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। आपको हम एक बात बता दें कि इंडिया के अंदर में अगर 100 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होता है तो उसमें 95% जो है वो क्रैश कर जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सर्वे बता रहा है आपका। 95% प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से स्टॉप डाउन हो जाता है। 5% प्रोजेक्ट जो है आपका वो सक्सेस करता है। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में आप लोग कन्फ्यूजन ना करें, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। जब वो फाइनल आपका डिलीवरी जिस समय में होगा तो उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और जिस समय में डेवलपमेंट प्रोसेस उसका चलते रहेगा उस समय में हम उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स मैकेनिज्म्स फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। अब देखिए, जैसे अगर हम एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, अब हम उसमें आप देख भी सकते हैं कि जैसे तीसरे वीक में मेरा क्या काम हो रहा है। अगर गड़बड़ हो गया कहीं पे तो हम उसके ऊपर में कंट्रोल लगा सकते हैं। कंट्रोल लगाना मतलब उसको यहीं स्टॉप डाउन करके या हम उसमें फिर से अपडेशन कर सकते हैं अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो गया तो। अगर हम एक रफ स्केच पहले से नहीं तैयार करके रखें तो क्या हो सकता है मेरे साथ, आपको दोबारा से फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है। अगर आप SDLC को यूज़ करते हैं तो जहाँ से आपका एरर आना शुरू हुआ वहाँ आप स्टॉप डाउन करेंगे, उस स्टेप को सिर्फ आप इम्प्रूव करके फिर आप अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका 3rd नंबर पॉइंट कह रहा था। 4th नंबर क्या है,
इंक्रीजेज विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स। इसका कहने का ये मतलब हुआ, जैसे देखिए आपको कस्टमर ने कहा कि सर आप प्रोजेक्ट मेरा ये बना दीजिए, ठीक है। अगर अगले वीक वो आपके पास आया गया कि मेरे काम में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो आपके पास अगर SDLC को आप प्रॉपर फॉलो करके आप बना रहे हैं प्रोडक्ट को, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि भैया देखिए इतने दिन मेरा काम चला, इतने दिन में आपका यहाँ तक डेवलप हुआ है, आगे का काम और चल रहा है। तो ये आपको 4 रीजन्स है जिसके कारण हम लोग SDLC को पढ़ते हैं। आप क्या करें, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें, सबसे पहले इसको नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं SDLC फेजेज़ के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI टॉपिक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देंगे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो SDLC जो है ये गारंटीड है, पूछा ही जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी में ये SDLC पूछा जाता है। अगर आप इसको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर में पढ़ रहे हैं, जिसको SAT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो जहाँ जहाँ भी हम सॉफ्टवेयर टर्म लगा रहे हैं वहाँ पे आप सिस्टम वर्ड को वहाँ पे लगा देंगे। और नहीं, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूछ रहा है तो आप SDLC में लिखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम हटा के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कर देंगे। इसका फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो पहला फेज है वो है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, हम क्लास में जब भी इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमेशा बच्चों को यही समझाते हैं कि तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिल्डिंग डेवलपमेंट से जोड़ लो। बिल्डिंग डेवलपमेंट, बिल्डिंग बनाना है ना, उसमें कैसे कैसे काम होता है आप वहीं से जोड़ के देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम में जैसे हमको एक बिल्डिंग बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, कितने कमरे का बनाना है, कौन से फ्लोर तक बनाना है, फर्स्ट फ्लोर तक बनाएंगे, सेकंड फ्लोर तक बनाएंगे, ये सारा अपने आप में पहले हम प्लानिंग करते हैं। जब मेरे पास प्लानिंग पूरा हो जाता है तो हम जाते हैं किसके पास, आर्किटेक्ट के पास, जो आर्किटेक्चर बनाता है ना, मैप बनाता है उसका, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और अपना सारा रिक्वायरमेंट हम उसको बताते हैं। जितना हम प्लानिंग किए हैं उसको सारा हम रिक्वायरमेंट उसको बताएंगे। अब वो क्या करेगा, हमारे रिक्वायरमेंट को सुन के उसके पास पहले से ही टेम्पलेट बना हुआ है, टेम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड मैप बना हुआ है पहले से ही, वो मैप हमको दिखाएगा, ठीक है। देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। जैसे ये कमरा यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना, इसको यहाँ पे कीजिए, बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, वो अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद फिर क्या करता है वो, है ना, डन कर देता है कि अच्छा आपको ऐसा चाहिए, चलिए ठीक है, ये आपका डन हो गया। उसके बाद हम से वो टाइम पूछता है कि कितने टाइम में चाहिए, आपका क्या बजट है, ये सारा कुछ पूछता है। ये जो फेज है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो इसी तरीके से जब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उसके पास जाएंगे कि भैया हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरा रिक्वायरमेंट पूछेगा, किस चीज़ के लिए आपको बनाना है सॉफ्टवेयर, है ना, कितना बजट है आपका। अब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, फ्यूचर में हम कभी उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक हो गया। दूसरा होता है डायनामिक, डायनामिक मतलब जिसमें टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टैटिक जो होगा उसका बजट कम होता है और जो डायनामिक होगा उसका बजट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि क्या आपको जो प्रोजेक्ट बनवाना है आपका वो स्टैटिक है या डायनामिक है, ठीक है, ये डिसाइड होता है। उसके बाद कैसा इंटरफेस दिखना चाहिए, क्या क्या मेनू रहना चाहिए, सारा का सारा प्लानिंग वहाँ पे तय होता है। बजट भी और टाइम ड्यूरेशन भी वो तय होता है। इसी फेज को हम लोग कहते हैं प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब जो देखिए जो हम आपको लिखवाए हैं इसमें, उसमें आप समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन SDLC। मतलब ये जो पहला स्टेप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, किसमें, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। अब है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द टीम विथ इनपुट्स फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। ये लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, इस लाइन के कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्लानिंग को लेके जाते हैं किसके पास, कंपनी के डेवलपर के पास, उसके पास पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, है ना, जो सीनियर मेंबर्स होते हैं कंपनी में। वो क्या करते हैं, मेरे जितने भी इनपुट्स हैं सारे को ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उसको कस्टमाइज़ करके दिखाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना बिल्डिंग डेवलपमेंट का, तो जब आप अपना प्लानिंग उनको बताते हैं तो वो क्या करते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट देते हैं, फिर टेम्पलेट में ही कस्टमाइजेशन करते हैं। जो मैप पहले से उनके पास बना हुआ उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। अगर उस मैप में से
कोई मैप आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी मैप, तो फिर क्या करते हैं, नया वो मैप फिर से डिज़ाइन करते हैं, है ना, आपके लिए स्पेशली, और वो वहाँ से फिर आपको समझाते हैं यहाँ पे ये चीज़ रहने वाला, यहाँ पे ये चीज़ रहने वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी क्या होगा, सीनियर मेंबर्स सारे इनपुट को लेंगे, किससे, स्टैक होल्डर से। स्टैक होल्डर आप कंफ्यूज ना करें, स्टैक होल्डर मतलब कस्टमर से सारे इनपुट्स को लेते हैं, और उसके बाद कंपनी में जितने भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, और फिर एक्सपर्ट उनके कंसेंट को समझते हैं, है ना, विचार विमर्श करते हैं, फिर आगे जाके आपका प्रोसेस डन होता है, फाइनल प्रोसेस आपका प्लानिंग जो प्रोसेस है स्टेप 1 वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डन एट दिस स्टेज। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं कि अगर हम कम बजट में बना लिए तो मेरा क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर आपका क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाएगा तो फिर क्या होगा, आप जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पर्पस आपका फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहीं पे डिस्कस होगा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही, कि अगर हम बजट कम करते हैं तो कहीं मेरा क्वालिटी तो डिक्रीज़ नहीं कर जाएगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग जब हम डेवलप करते हैं तो अगर कम बजट में आपका जो बिल्डर है वो अगर आपसे ले रहा है कि नहीं हम कम बजट में बना देंगे, फिर क्या करेगा, वो ईंट अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेगा, है ना, उसका जो मिक्सअप रहता है जैसे सीमेंट, बालू या रड रहता है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी, पहले स्टेज में ही डिस्कस हो जाएंगी। दूसरी बात कि क्या रिस्क है उसको बनाने में। रिस्क कहने का मतलब आगे चल के तो ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर सिस्टम में जैसे टेक्नोलॉजी है वो तो टाइम टू टाइम चेंज ही होते जा रहा है ना, तो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बनाएंगे ताकि हम बाद में अपडेशन भी कर सकें। अगर कोई अपडेट आता है तो हम कस्टमाइज़ करके उसको अपडेशन भी कर सकें, ऐसा प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, तो 2 चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया, एक रिस्क फैक्टर और दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस, दोनों को ध्यान में रख के तब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। ये भी कहाँ पे डिस्कस होगा, तो पहले स्टेप में ही डिस्कस होगा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। अब देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये 5 स्टेप को ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट करेंगे, पहला है बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये डिस्कस करना होगा। सेकंड है स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट। स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट मतलब क्या उसको नीड है, वो भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर है सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट। अब सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप घबराएं नहीं, हम पूरे डिटेल्स में सारे चीज़ को बताएंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अभी तो हम ओवरऑल बता रहे हैं SDLC, ये सारा टॉपिक फिर बाद में आने वाला है। दूसरा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट नंबर है ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट। तो ये हम 4 तरीके के रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम अगले फेज की तरफ चलते हैं। देखिए पहला स्टेप तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा स्टेप है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। इसमें क्या करना होता है, इसमें लिखा हुआ है वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड गेट दैम अप्रूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर, है ना। पहले हम इसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे पहले स्टेप में हम क्या बताया, अगर हम बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या किए थे, पहले स्टेप में आप गए थे किसके पास, आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट आपको मैप कस्टमाइज़ करके दिखाया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे, कस्टमर से, ताकि वो फ्यूचर में चल के डिनाई नहीं करेगा, नहीं भैया हम ऐसा तो नहीं बोले थे, हम ऐसा नहीं बोले थे, आप ये गलत कर दिए, है ना। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब, तो उसके लिए जब फाइनल आपका मैप बन के तैयार हो जाता है तो उस पर अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, कस्टमर से। तो वही चीज़ हम यहाँ पे स्टेक होल्डर बोल रहे हैं। जब फाइनल सारा कुछ प्रोसेस डन हो जाएगा, कस्टमर से फाइनल डील डन हो जाएगी, तो एक स्टैम्प पेपर पे सारा कुछ ओवरऑल डिटेल्स हम उसको सौंपेंगे, फिर वो पढ़ के और क्या करेगा, अपना अप्रूवल दे देगा कि नहीं आप जो बताएं ये सारा ठीक है, डन है, आप डेवलपमेंट कीजिए। तो इससे क्या होगा, एक एक कॉपी दोनों के पास है। अब वो कस्टमर जो है आपका वो डिनाई फ्यूचर में नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो एग्रीमेंट पहले ही डन हो चुका है। तो वही चीज़ है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। और ये
जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो हम कस्टमर कॉपी भी देंगे और डेवलपर कॉपी भी रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना। ये एक अपने आप में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक टॉपिक है SRS। ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताएंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज डन थ्रू SRS डॉक्यूमेंट which consist of all the product requirement to be designed and developed during the project life cycle। कहने का ये मतलब हुआ, वो जो डॉक्यूमेंट होता है SRS डॉक्यूमेंट, जिसको हम बता रहे थे आपको कि कस्टमर कॉपी भी होता है और डेवलपर कॉपी भी होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ लिखा होता है कि कौन से स्टेप पे चल के मेरा कौन सा काम होना है, किस ढंग से हम काम करेंगे, है ना, कौन कौन सा क्वांटिटी यूज, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। उसी डॉक्यूमेंट को हम SRS डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड फेज, जिसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। चलिए 2 फेज तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा फेज है डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहेंगे सर कि लॉजिकल स्केच हम किस चीज़ का ड्रॉ करेंगे, तो प्रोजेक्ट जो आप डेवलप करने वाले हैं उसमें डायग्राम, जैसे आप पढ़े होंगे ER डायग्राम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बनाते हैं किसी मेडिकल शॉप के लिए या किसी एयरलाइन सिस्टम के लिए या आप बनाते हैं रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो उसमें वर्क कैसे होता है, ठीक है, तो उसी के लिए आपको लॉजिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा। और लॉजिकल डायग्राम जो होता है ये आप ER डायग्राम बनाएंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे DVMS के अंदर में। आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, आप उसका डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे। ये 3 डायग्राम आपको बनाना होगा। इसके बाद आपको बहुत सारा टेबल बनाना होगा, है ना, जो कहाँ पे हम बनाएंगे, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, उस फेज में आपको ये सारा कुछ लॉजिकल स्केच खींचना पड़ेगा कि एक्चुअली जो मेरा सॉफ्टवेयर है किस तरीके से आगे ये रन करेगा, है ना। एक फिगर के माध्यम से उसको आप समझाएंगे, किसको, कस्टमर को, या फिर अपने जो सीनियर कोई मैनेजर है तो अगले पार्ट को देगा। जैसे कोडर जो है वो कोडिंग करेगा, तो कोडिंग के लिए वो एक फ्लो चार्ट बना के देगा कि देखो मेरा ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर में कोडिंग कर दीजिए। ठीक है, तो यही आपका है तीसरा फेज, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लॉजिकल डिज़ाइन बनाने के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन SRS यूजुअली more than one design approach for product architecture is proposed and documented in a DDS, design documentation specification। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना होगा, लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करना होगा। किस चीज़ का, जो भी आप पढ़े हैं, कहाँ तक, स्टेप नंबर 2 तक। ठीक है, कौन सा डायग्राम बनाएंगे, एज फॉर एग्जांपल आप ER डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का, आप डेटा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। चलिए 4th नंबर है डेवलप द सॉफ्टवेयर। अब जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे। वही चीज़ लिखे हैं हम, इन दिस स्टेज द SDLC द एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एंड द प्रोडक्ट इज बिल्ट। कहने का ये मतलब हुआ कि 4th नंबर स्टेप में हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, जैसे C लैंग्वेज की अगर हेल्प से हम बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो C लैंग्वेज में कोडिंग कर देंगे उस पूरे सेगमेंट का। ठीक है, जैसे इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, है ना, फ्रंट एंड बनाएंगे, आप जानते होंगे फ्रंट एंड बनता है, फिर बैक एंड बनता है, वो कोडिंग सेगमेंट आपको स्टेप नंबर 4 में परफॉर्म करना होगा। वही चीज़ देखिए आगे लिखा हुआ है, द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर DDS ड्यूरिंग द स्टेज। एज फॉर DDS कहने का क्या मतलब, जो आप स्टेप नंबर 3 में ये डिज़ाइन जो बना रहे थे, इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोडिंग डन करना होगा। 5वां नंबर है टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। इस स्टेप में क्या करेंगे, जब एक बार कोडिंग लिख लिए आप, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग करने के बाद पूरे को आप क्या करेंगे, एक साथ कोलैबोरेट कर देंगे, एक साथ जोड़ के फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे या पूरे होल सिस्टम को टेस्ट करेंगे। अगर कोई एरर आएगा तो उस स्टेप को आप फिर से अपने कोड में इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिर से आप उसका टेस्ट करेंगे। ये काम आपको करना होगा टेस्टिंग के अंदर में। सबसे लास्ट जो फेज है वो है आपका डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस।
डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस के अंदर में जब आपका पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, आप टेस्टिंग भी डन कर लिए, अब आप क्या करेंगे, उसको कस्टमर के साइट पे ले जाके इंस्टॉल कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कस्टमर के साइट पे इंस्टॉलेशन करने के बाद अब कस्टमर क्या करेगा, उसको यूज़ करने लग जाएगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगर टाइम टू टाइम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे रैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ानी है, या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस का वर्क डन करना होता है ईच एंड एवरी टाइम। जैसे आप लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल में क्या बार बार अपडेशन आते रहता है। अगर आपकी जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो जब भी कुछ एडिशन करेगा या जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, या ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो एक आपके पास अपडेट आता है, आप अपडेट कर देते हैं, फिर सिस्टम आपका स्मूथली रन करने लग जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए यहाँ ही इतना ही। आप नोट कीजिए इसको अच्छे से, फिर हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।